हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। न्यू चैप्टर है हमारा पुष्पी पादपों की आकारिकी, बॉटनी का चैप्टर है। आज हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस को और इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा पुष्पी पादपों की आकारिकी। इंग्लिश में देखें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आकारिकी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी संरचना। अगर हम पेड़ पौधों की बाहरी संरचना देख के उसका अध्ययन करते हैं तो उसे आकारिकी कहा जाता है। इंग्लिश में उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिर है कि पुष्पी, पुष्प को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर। अब हमने लास्ट वाले चैप्टर में देखा था कि फ्लावर किस में होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं आवृतबीजी, उनके अंदर फ्लावर होते हैं। बाकी जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर फ्लावर नहीं होते हैं। तो सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर होते हैं, बाकी किसी में भी पेड़ पौधों में फ्लावर नहीं होते हैं। और एंजियोस्पर्म बहुत बड़ा पादपों का एक समूह है इस चैप्टर में। और जो 12th का चैप्टर 2 है उसमें भी हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना देरी किए। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारिकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, मतलब उसको आकारिकी देखें उसकी और या फिर उसे बाह्य संरचना बोल दो, उसको अगर देखें तो उसमें बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। कैसे कि उसमें फूल, पत्ती, पर्ण, क्या क्या उसमें पाए जाते हैं। जो हो गया पुष्प है, फल है, तना है, उसमें जड़, ये सब देख के बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। सबसे डेवलप है वो एंजियोस्पर्म ही है, यानी आवृतबीजी। फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे काम की नहीं है, फिर भी हम एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं। पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियाँ, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। ये सब चीज़ें सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, मतलब सारी चीज़ें एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। बाकी पुष्प को छोड़े तो बाकी चीज़ें हमें जिम्नोस्पर्म यानी अनावृतबीजी पादपों में भी मिलती है। अध्याय 2 तथा 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया था। हाँ, तो आकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। हाँ, उनको हमने आकारिकी और अन्य अभिलक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया था, तो उनका अध्ययन किया था। फिर वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानव परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे उनका अलग अलग वर्गीकरण कर दिया था, उसके लिए शब्दावली बनाई थी अलग अलग, यानी डिक्शनरी बोल दो एक टाइप से। तो हमें विभिन्न पादपों की विविधता, सीधी सी बात है कि ये जो एंजियोस्पर्म वाले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जो पादप है उनमें विविधता पाई जाती है। और ये विविधता किसके क्या क्या हो सकती है, पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का प्रमाण है। अनुकूलन के अनुसार भी विविधता पाई जाती है। ये जो पादप विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो किस किस चीज़ से हो गई कि विभिन्न आवास के आधार पर अनुकूलन होता है, उसके आधार पर विविधता, संरक्षण के आधार पर चढ़ना यानी किसी दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्लिम्ब करते हैं, उसके आधार पर संचयन यानी फूड का कैसे स्टोर करते हैं, उसके आधार पर इनके विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो सीधा बात है कि विविधता के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़ें तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना तथा पत्तियां होती है। उनमें फूल तथा फल भी लगे हो सकते हैं। ठीक है, खरपतवार विभिन्न विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, तो उनमें फल, पत्तियां, मूल, तना ये सब पाए जाते हैं। पुष्पी पादप का भूमिगत भाग मूल तंत्र, जबकि ऊपरी भाग पर्रो तंत्र होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस पेड़ में फूल होता है, पुष्प का मतलब फूल, तो जिस पादप में फूल होता है उसका भूमिगत भाग यानी जो ज़मीन के अंदर होता है वो मूल तंत्र, जबकि ऊपर का भाग, ज़मीन के ऊपर जो भाग है जो हमें दिखाई देता है वो पर्रोह तंत्र होता है। तो भूमिगत जो ज़मीन के नीचे वो मूल तंत्र और जो ऊपर होता है वो पर्रोह तंत्र। यहाँ पे एक डायग्राम दिया, उसके अनुसार देखते हैं कि ये यहाँ से ज़मीन है, इसके नीचे जड़ है, तो ये हो गया मूल तंत्र। ज़मीन के ऊपर तना ये सब है तो इसको बोला जाएगा पर्रोह तंत्र। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे लिखना है पर्रोह तंत्र। ये सारे भाग मिलके पर्रोह तंत्र बनाते हैं। तो पर्रोह तंत्र में फल, पुष्प, तना, पत्तियाँ ये सब आते हैं। फिर सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे मूल। मूल का मतलब जड़। जो हमारे यहाँ पे है पुष्पी पादपों की आकारिकी, उसके अंदर जो अधिकांश द्विबीजपत्री पादप है उनमें मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है।
जड़ें इसमें किस प्रकार से होती है कि मूलांकुर लंबा होता है, किसमें, द्विबीजपत्री पादपों में। याद रखना है द्विबीजपत्री में। तो पहले प्राथमिक मूल बनती है, इससे एक और निकल गई तो उसे द्वितीयक मूल बोलेंगे, फिर उससे निकल गई तो इसे तृतीयक मूल बोलेंगे, जो कि मिट्टी में उगती है अथवा पार्श्वीय मूल होती है। एक होता है हमारा बीज, ये रहा यहाँ पे, ये बीज है, इसके ऊपर से अगर निकलेगा तो उसे प्रांकुर बोला जाता है, ये तने का निर्माण करता है। और नीचे इसमें होता है मूलांकुर, मूलांकुर जड़ का निर्माण करता है। अगर जड़ है वो मूलांकुर से निकल रही है तो उसे हम बोला जाता है मूसला मूल तंत्र। सीधे वो मूलांकुर से निकल जाती है जड़, प्राथमिक मूल जिसे बोला जाता है तो उसे मूसला मूल तंत्र कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती है। तो यहाँ पे हम जड़ के प्रकार देख रहे हैं, 3 प्रकार की जड़ें हैं, मूसला मूल तंत्र, रेशेदार मूल और तीसरा है यहाँ पे अपस्थानिक मूल। तो तीनों को पढ़ते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया मूसला मूल है, इसका उदाहरण हो गया सरसों का पौधा और द्विबीजपत्री पादप। बीज में आते हैं। अब है कि रेशेदार मूल या फिर झकड़ा मूल तंत्र जिसे बोला जाता है, इसको तंतुक मूल तंत्र भी कहते हैं। इसमें आते हैं एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल, जो प्राथमिक मूल तंत्र थी, जो पहली जड़ बनती है वो अल्पायु की होती है, मतलब बहुत कम समय के लिए होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है। वो तो बहुत कम समय के लिए होती है, बल्कि उसकी जगह पर बहुत सारी जड़ें निकल जाती है। ये मूल तने के आधार से निकलती है। सीधा ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पे मूलांकुर से नहीं निकलती, बल्कि यहाँ से जो तना निकलता है उस तने के यहाँ से आधार से निकलती है जड़ें। इन्हें झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं या फिर रेशेदार मूल कहा जाता है। इसका उदाहरण है गेहूं का पौधा। अब 3 नंबर पे आती है हमारी अपस्थानिक मूल। कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में मूल है वह मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भागों से निकलती है, इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। बरगद का पेड़ देखा होगा जिसपे से जड़ें लटकती रहती है, तो वो ज़मीन में तो होती नहीं है, वो तो बाहर ही लटकती रहती है, तो ऐसे तने से निकल जाती है, पत्तियों के पास से निकल जाती है। तो ऐसे जो जड़ें होती हैं उन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं, जो कि मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भागों से निकलती है। अब है कि मूल तंत्र का कार्य क्या है। इसका एग्जाम्पल घास और बरगद हो गया। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है कि मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करना, पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना जिससे वो उखड़े ना, और खाद्य पदार्थों का संचय करना यानी भोजन को स्टोर करना, तथा पादप नियमकों का संश्लेषण करना यानी पादप को जिन जिन चीज़ों की चाहिए ज़रूरत है उनको बनाना। ठीक है। फिर आता है मूल के क्षेत्र, यानी जो जड़ है उसके क्षेत्र किस प्रकार से होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें किस प्रकार के उसमें क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे इसका डायग्राम है ये वाला, तो इससे ही हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मूल का पहले ये डायग्राम देख लेते कि हमारा इसमें क्या क्या है। ये हमारा जो पौधा है तो इसमें मूल तंत्र हो गया, ये पररोह तंत्र है, ये यहाँ पे पुष्प लगे हैं, फल है, तना है, इसका बीच में यहाँ से जो पत्ती निकलती है उसे नोड बोला जाता है। 2 शाखाओं के बीच में ऐसे जगह होती है तो उसे इंटरनोड कहते हैं। यहाँ पे दूसरा ऐसे छोटी छोटी कलियाँ बनी होती है, छोटी पत्ती होती है जिसे, अब पहली जड़ निकल रही है तो उसे प्राथमिक मूल कहते हैं, फिर उससे दूसरी निकली से द्वितीयक मूल, फिर तृतीयक मूल, तृतीयक मूल तक जड़ें निकलती है। और मूसला मूल ये हो गई। इस प्रकार से इसमें पार्श्व में भी जड़ें निकली रहती है, मूलांकुर से निकलती है। फिर ये तंतुक मूल या फिर झकड़ा मूल तंत्र है, जिसमें मतलब जो प्राथमिक जड़ थी वो तो मतलब बहुत कम अल्पायु होती है, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारी जड़ें निकल जाती है। दूसरी जो तने के वहाँ पे आधार से निकलती है, तने के आधारी भाग से। फिर ये है अपस्थानिक मूल, जिसमें दूसरी तने से भी ये जड़ें निकली रहती है। एक बीजपत्री घास, बरगद, मोन्स्टेरा इसका एग्जाम्पल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल गेहूँ, यहाँ पे सरसों का पौधा और द्विबीजपत्री पादप। तो मूल के क्षेत्र हम पढ़ रहे थे। पहले हम पढ़ेंगे अपने डायग्राम से, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो ये है मूल के तंत्र। यहाँ पे 3 पार्ट है, 1 2 3, तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये जो भाग है इसे बोला जाता है परिपक्वन क्षेत्र यानी मैच्योरेशन जोन। ये क्या होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर होता है। यहाँ पे ये बीच वाला क्षेत्र है, इसे दीर्घीकरण क्षेत्र कहा जाता है। तो परिपक्वन क्षेत्र दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर है। ये अत्यधिक परिपक्व है, मतलब बहुत मजबूत है, मैच्योर है। इसकी जो कोशिकाएं हैं उसमें रिक्तिका बहुत बड़ी होती है। इसकी कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती है, मतलब बड़ी कोशिकाएं होती है। सबसे पुरानी कोशिका है, सबसे पहले यही बनी है, तो ये सबसे पुरानी कोशिका है। और इसकी एक खासियत है कि इसमें मूल रोम उपस्थित होते हैं। ये जो साइड में निकले हैं इन्हें
मूल रोम कहा जाता है, रूट हेयर इन्हें कहा जाता है। इनका काम है जल व खनिज लवण का अवशोषण करना। हाँ, फिर 2 नंबर आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। इसे इलोंगेशन जोन कहते हैं। ये विभज्योतकी क्षेत्र के ऊपर उपस्थित होता है। ये दीर्घीकरण क्षेत्र के नीचे यहाँ पे ये है विभज्योतकी क्षेत्र, तो इसके ऊपर उपस्थित है। वह विभज्योतक कोशिका जो विभाजन नहीं करती है, इसकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। जो विभज्योतकी कोशिका इसके अंदर, उसमें विभाजन नहीं होता। इसकी रिक्तिका भी बड़ी होती है, लेकिन उसकी रिक्तिका बहुत बड़ी होती है। इससे भी जड़ के लंबाई लेंथ को ये बढ़ाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि दीर्घीकरण क्षेत्र जड़ की लंबाई लेंथ को बढ़ाने का कार्य करता है। फिर विभज्योतकी क्षेत्र, यहाँ से पहले नीट में क्वेश्चन आया है। यहाँ से विभज्योतकी क्षेत्र है, इसे बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विभाजन करने में सक्षम होता है। इसमें विभाजन होता है, मतलब ये संरचना में छोटी होती है, क्योंकि बार बार विभाजन करेगा तो एक कोशिका विभाजित होकर छोटी कोशिका बनाएगी, बाद में और छोटी इस प्रकार से, इसलिए ये संरचना में छोटी कोशिका होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि विभाजन करते हैं तो इसको एनर्जी भी तो चाहिए। उपापचयी अभिक्रिया अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया है तो उपापचयी अभिक्रिया भी अधिक होगी। इसमें सघन कोशिका द्रव्य, कोशिका छोटी है तो उसमें जो कोशिका द्रव्य वो बहुत ज़्यादा ऐसे सघन रहेगा, फैला हुआ नहीं रहेगा। और इसमें छोटी रिक्तिका होती है। छोटी कोशिका तो छोटी रिक्तिका होगी। फिर इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे बोला जाता है मूल गोप, जिसे बोला जाता है रूट कैप। तो ये विभज्योतकी क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य करता है और ये सतह को चिकना बनाता है ताकि मिट्टी के अंदर ये आसानी से वृद्धि कर सके। तो ये आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रकार से बना के अच्छे से ये थ्योरी अभी हम पढ़ लेंगे। तो मूल के क्षेत्र में आ गया। मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। हाँ, मूल गोप अभी हमने देखा था, ये है मूल गोप, इसे शीर्ष बोला गया। ये कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही है। अब जड़ अपना आगे से आगे रास्ता बना रही है तो ये ऊपर इस पर केप लगी है तो ये उसकी रक्षा कर रहा है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर यानी ऊपर मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इसे विभज्योतकी क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी होती है, पतली भित्ति वाली होती है, उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है और उनमें बार बार विभाजन होता है। इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? दीर्घीकरण क्षेत्र, जो अभी हमने देखा था, जो कि लंबाई में बढ़ाती है। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, लंबाई में वृद्धि करवाती है दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्वन कहते हैं। इसमें दीर्घिकता आती है इसलिए इसको दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं, और इसमें परिपक्व आती है क्योंकि ऊपर वाला क्षेत्र भी परिपक्वन क्षेत्र है, तो ऊपर वाले क्षेत्र को परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। ये ऊपर वाला परिपक्वन क्षेत्र है, ये रहा। इस क्षेत्र से बहुत पतली पतली तथा कोमल धागे की तरह संरचनाएं निकलती है जिन्हें मूल रोम कहते हैं। इसमें मूल रोम उपस्थित होते हैं जो जल व खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो आगे समझ में किस प्रकार से ये अवशोषण करते हैं। ये है मूल शीर्ष के क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, मेरिस्टेम सक्रियता क्षेत्र यानी विभज्योतकी क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। 3 क्षेत्र है ये। इसमें मूल रोम उपस्थित होते हैं, इसमें वृद्धि करवाती है कोशिकाएं, इसमें जो कोशिका विभाजन होता है, और यहाँ पे मूल गोप लगा होता है यानी रूट कैप, जो सुरक्षा और सतह को चिकना बनाता है। ये जड़ की लेंथ बढ़ाता है। इसमें मूल रोम उपस्थित होते हैं। अत्यधिक परिपक्व रिक्तिका बड़ी होती है, इसमें बहुत बड़ी रिक्तिका, इसमें थोड़ी कम बड़ी रिक्तिका और इसमें सबसे छोटी रिक्तिका। फिर आता है हमारा तना, जिसको स्टेम बोला जाता है। ऐसे कौन से अभिलक्षण है जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं, मतलब ऐसे कौन से लक्षण है जो मूल, जड़ और तने में विभेदित, तो हम देख के ही बता सकते हैं ये तो कि कौन जड़ है कौन तना है। तने के बारे में हमारी एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो तना है वो पत्ती, पुष्प, शाखा, फल इनको धारण करता है, क्योंकि तने के ऊपर ही ये सब चीज़ें लगी होती है। इसमें पर्व संधि और पर्व उपस्थित होते हैं, मतलब इंटरनोड और नोड उपस्थित होते हैं, जैसा मैंने अभी पहले वो डायग्राम में बताया था। इसमें धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, यानी प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है तना, और ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ये वृद्धि करता है। और जो एक यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सेसव अवस्था में, यानी जब तना सेसव अवस्था में होता है, मतलब छोटा होता है, तब वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन बाद में वो बड़ा होने के बाद काष्ठीय लकड़ी जैसा और गहरा भूरा हो जाता है, कठोर भी हो जाता है।
कठोर पहले भी होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना बाद में हो जाता है। परिपक्व तना भूरे रंग का होता है। इसमें कायिक परिवर्धन होता है। कायिक परिवर्धन का मतलब नए पादप के निर्माण। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें तना काट के हम उसको लगा देंगे तो दूसरा नया पेड़ बन जाएगा, तो इसे ही कायिक परिवर्धन कहते हैं। ये सुरक्षा प्रदान करता है पेड़ को, यानी खड़ा रहने में मदद करता है। भोजन का संग्रहण करने में भी सक्षम होता है। जल व भोजन का स्थानांतरण करता है पूरे पेड़ के अंदर। तो ये है तना हमारा। अब इसके कार्य हमने देख लिए कि शाखाओं को फैलाता है, पत्ती फूल इन सब को संभाले रखता है, पानी खनिज लवण प्रकाश संश्लेषण पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तना भोजन संग्रह करने, सहारा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने में भी कार्य संपन्न करता है। यानी कायिक प्रवर्धन हो गया कि उसका हम पार्ट काट के दूसरी जगह लगाएंगे तो पूरा नया पेड़ बना देगा। तो यहाँ पे तना विकसित कैसा होता है, भी जो बीज देखा था, तो अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। ऊपर था प्रांकुर, नीचे मूलांकुर। मूलांकुर से जड़ का निर्माण और प्रांकुर से तने का निर्माण होता है। तो प्रांकुर से निर्माण होता है। तने पर गांठ तथा पोरियां यानी नोड और इंटरनोड होती है। तने के उस क्षेत्र को जहाँ पर पत्तियां निकलती है उसे गांठ कहते हैं। जहाँ से पत्ती निकली जाती है, यहाँ से मान लो पत्ती निकल रही है तो इसे हम गांठ बोलेंगे। ये गांठें अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है, यानी अंदर की तरफ धंसी हुई, या फिर कक्षीय एक से कक्ष बना के रह सकती है। तो ये हमारा तना कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे पत्ती, जिसे लीफ बोला जाता है। पत्तियां ग्रीन कलर की होती है। हमने ऐसा ही देखा है, कुछ कुछ ऐसे येलो रेड कलर की भी दिखाई देती है। पत्तियां हरी क्यों होती है? क्योंकि उसमें हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण करती है, खुद का भोजन स्वयं बनाती है, ये सब उसमें होता है। और ये जो पत्ती है नोड के ऊपर लगी होती है, यानी जो गांठ अभी हमने पढ़ी थी उसके ऊपर लगी होती है। तने पर जो गांठ होती है उस पर पत्तियां लगी होती है। ये चपटी और पार्श्वीय संरचना, साइड से निकली हुई संरचना मतलब पार्श्वीय। और जो पत्तियां है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होती है? ये पत्तियां अग्राभिसारी रूप से व्यवस्थित होती है। अग्राभिसारी का मतलब ऊपर ही ऊपर जो पत्ती होगी वो नई पत्ती होगी, और नीचे नीचे जो पत्ती होगी वो सबसे पुरानी पत्ती होगी। इस प्रकार से ये व्यवस्थित होती है। तो थ्योरी देखते हैं। पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। ये गांठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है। इसके कक्ष में कली होती है, यानी पत्ती के पास से एक कली जैसी निकली रहती है। इस प्रकार से इसे अनुपर्ण कहा जाता है। यही कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है, और वो पहले कली निकलती है और बाद में पूरी शाखा बन जाती है, अलग टहनी। पत्तियां पर्रों के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती है। जो ऊपर शीर्ष वाला भाग है वहाँ से निकलती है, पर्रों से। ये पत्तियां अग्राभिसारी रूप में लगी रहती है, यानी ऊपर ही ऊपर नई पत्ती, नीचे ही नीचे सबसे पुरानी पत्ती। ये पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग है, क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती है। कैसे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पर्णहरित के द्वारा, इस प्रकार से। पत्ती का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ये है हमारी पत्ती। तो ये तना है जो मैंने मैच्योर दिखाया, यानी इसको ब्राउन बनाया, मतलब ये परिपक्व अवस्था में है। काष्ठीय और गहरा भूरा। अब ये यहाँ पे ग्रीन कलर की पत्ती है। इसके अंदर भी यहाँ से जहाँ से पत्ती लगी है इसे पर्णाधार बोला जाता है, लीफ बेस। यहाँ पे गांठ थी और यहाँ से पत्ती लगी है तो इसे हाइपोपोडियम बोला जाता है, जिससे पर्ण जुड़ी रहती है। फिर यहाँ से ये कली जैसी निकली, इसे अनुपर्ण कहा जाता है। पर्णाधार के समीप छोटी संरचना होती है, ये पर्णाधार है यहाँ से। फिर यहाँ से जो बीच में संरचना है जिससे पत्ती जुड़ी है, यहाँ पे ये लचीला होता है, पत्ती को हिलाता रहता है जिससे वायु वगैरह ऐसे आती जाती रहे। और ये जो है पत्ती को इस प्रकार से रखता है कि जिससे उसको सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। ये पर्णवंत का कार्य, इसे मीजोपोडियम कहते हैं। अधिकांशतः ये लचीला होता है। फिर ये पत्ती है हमारी। ये पत्ती पूरी ग्रीन है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, और इसमें ये जो बीच वाली है इसे बोला जाता है मध्य सिरा, यानी मिड रिब। इसमें बड़े बड़े जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। फिर यहाँ पे जो है स्तरिका, ये बाहर वाली ये पूरी प्लेट है, ऐसे पूरी स्तरिका होती है। लीफ लेमिना बोला जाता है, इसे एपिपोडियम कहते हैं। फिर इसके अंदर सिराएं और सिरिकाएं, ये है यहाँ पे सिराएं, और ये आगे छोटी छोटी हो जाती है, विभक्ति ने सिराएं कहा जाता है। इनके अंदर वो खनिज लवण, उनका स्थानांतरण होता है भोजन का आगे इनके द्वारा, पूरी पत्ती में, पूरे पेड़ में। ये डायग्राम है हमारी एनसीईआरटी का। ये स्तरिका, ये अनुपर्ण, ये पत्र पर्णवृंत, गलत लिखा, यहाँ पे पर्णवृंत लिखना है। और ये पत्राकार है, ये कक्षीय कलिका, यहाँ से कली निकली है, मतलब आगे शाखा निकालेगी वो। तो पत्ती यानी एक प्ररूपी यानी विकसित पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत और स्तरिका। तो पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है। पर्णाधार यहाँ पे होता है
ये पर्णाधार है, इसकी सहायता से पत्ती जुड़ी रहती है और इसके आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती है जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। छोटी छोटी पार्श्व में पत्तियां या फिर कलियां जिन्हें बोल दो उसे अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। जो एक बीजपत्री पादपों में क्या होता है, जो पर्णधार होता है वो पूरे ऐसे तने को ढक लेता है फैल के, लेकिन कुछ अन्य पौधे होते हैं जैसे लेग्यूमिनेसी है और कुछ इसके अलावा भी कुछ अन्य जिनमें पर्णाधार फूल जाता है, वहाँ से मोटा मोटा हो जाता है वो, और ऐसे पर्णाधार को पर्णवृंत तल्प यानी पल्वाइनस कहते हैं। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि वह अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। जो पर्णवृंत होता है जहाँ से पत्ती लगी रहती है, यहाँ पे ये पर्णवृंत बीच ये वाला है जिससे यहाँ से जुड़ी है पत्ती, तो ये इस प्रकार रखता है कि जिससे उसको सूरज का प्रकाश मिल सके। उसको हिलाता रहता है वो, ताकि लचीला होता है, जिसे हवा में हिलाता रहता है ताकि ताज़ी हवा पत्ती को मिलती रहे। अब है स्तरिका, पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें सिराएं और सिरिकाएं होती है। पूरा ग्रीन कलर का जो दिखता है उसमें सिराएं सिरिकाएं होती है। इसके बीच में एक सुस्पष्ट सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। बीच वाली सिरा को मध्य सिरा कहते हैं। मिड रिब बोला था जिसे सिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती है। इनमें ही जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है यानी रक्त वाहिनियाँ होती है, वैसे इनमें सिराएं हैं। हमारी बॉडी में भी सिराएं होती है, तो इनकी बॉडी में मध्य सिरा, सिराएं ये सब होती हैं। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति, उसके सिरे, छोटी सतह अथवा कटाव में विभिन्नता होती है। अलग अलग पौधों में उसकी इस प्रकार से कटाव में इनकी विविधता के आधार पर स्तरिका अलग अलग होती है। अब हम देखते हैं सिरा विन्यास क्या होते हैं। पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती है तो उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। अगर यहाँ पे जाल बनी हुई है सिराएं तो इसे जालिका सिरा विन्यास कहेंगे। अगर ये समांतर है पूरी सिराएं तो इसे समांतर सिरा विन्यास कहेंगे। जालिका सिरा विन्यास द्विबीजपत्री पादपों में, ये एक बीजपत्री पादपों में। ओके, पत्ती के जो प्रकार है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं या फिर इसी में करें, चलो कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ द लीफ, पत्ती के प्रकार। जब पत्ती की स्तरिका अछिन्न होती है यानी कटी हुई नहीं होती है, अथवा कटी हुई या तो कटी होती है या फिर कटी नहीं होती है, कटी हो चाहे कटी नहीं हो, उसमें ये चीज़ है कि वो पूरे वहाँ पे जो हमने पत्ती थी मध्य सिरा तक नहीं पहुँचनी चाहिए। कट जाए पत्ती लेकिन वो मध्य सिरा तक नहीं पहुँचनी चाहिए। जैसे डायग्राम दिखाती हूँ मैं, इसमें यहाँ पे कटी हुई है, इसमें नहीं है, तो या तो कटी हो या फिर कटी नहीं हो, लेकिन वो मध्य सिरा तक नहीं पहुँच रही इसकी कटाव, तो इसे हम बोलते हैं सरल पर्ण। लेकिन इसमें कट कट के ऐसे पत्तियाँ छोटी हो जाती है और मध्य सिरा ये बीच वाली इस तक पहुँच जाती, तो उसे हम बोलते हैं संयुक्त पर्ण यानी कंपाउंड लीफ। कटान मध्य सिरा तक पहुँचती है। इस प्रकार की पर्ण में स्तरिका यानी जो लेमिना है या तो कटी फटी नहीं होती है या फिर अगर कटी फटी होती है तो भी कटान मध्य सिरा तक नहीं पहुँचती है इसमें। तो सरल और संयुक्त दो प्रकार की पत्ती पढ़ ली। फिर है कि सरल तथा संयुक्त पत्तियों दोनों में ही पर्णवृंत के कक्ष में कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती है। जो सरल और संयुक्त पत्तियां हैं दोनों में पर्णवृंत के कक्ष में तो कली होती है, लेकिन जो संयुक्त पत्ती है उसमें यहाँ पे कली नहीं होती। संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती है। फिर से जो संयुक्त पत्ती पड़ी थी वो दो प्रकार की होती है। एक होती है पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां, दूसरी होती है हस्ताकार। पिच्छाकार होती है हमारी इस प्रकार से, ये जो लगी होती है बीच में, यहाँ पे सिरा है मध्य सिरा, उसे रेकिस कहा जाता है, और यहाँ पे छोटी छोटी पत्तियाँ लगी रहती है रेकिस पर लगी होती थी, उसे पिच्छाकार कहते हैं। अगर वो ऐसे हाथ के जैसे ऊपर जाके लगी रहती है, इसमें पत्तियाँ शीर्ष पर लगी रहती है और इसे हाथ जैसा बनाती है, ऐसे हाथ जैसा, तो उसे हम हस्ताकार कहते हैं। इसका सिल्क कॉटन एग्जाम्पल, इसका साइकसोड नीम इसका एग्जाम्पल है। तो ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल पर जुड़े रहिए ऐसी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। थैंक यू।